हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आपके बीच उपस्थित हूं यूपी स्पेशल की कक्षाओं को लेकर फिर से एक बार फिर। प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग वीडियो वीपीडीओ की क्लासेस जो है उनको एंजॉय कर रहे होंगे और बड़ी ही तत्परता से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई को एक उचित मार्ग में ले जा रहे होंगे और बड़ी तत्परता से अपनी तैयारी में लगे होंगे। हमारी क्लासेस यूपी स्पेशल की लगातार चल रही हैं। हमारे अभिषेक त्रिपाठी सर लगातार आपको वीपीओ की क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं, साथ साथ मैं भी लगातार आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। उम्मीद है आप भी इसी तत्परता के साथ मेहनत कर रहे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी क्लासेस जो चल रही है एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ा चुका, मैंने कौन कौन सी क्लासेस ली है, क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किए हैं, इस चीज के बारे में मैं आपको बता दूं। हमने उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में जान लिया है। हमने उत्तर प्रदेश के जलवायु, नदियां, उद्योग, आर्द्र भूमि, सारी चीजों के बारे में अभी तक हमने जानकारी ले ली है। ठीक, इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं कि कौन से नृत्य किस क्षेत्र में होते हैं, कौन से नृत्य कहां पे होते हैं। अक्सर सवाल इस चीज से पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। मतलब जैसे पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे राई डंडा, पाई डंडा, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाता है राई डंडा, पाई डंडा, ऐसे नृत्य पूछे जा सकते हैं कि किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच अब लेकर आपको चलूंगा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत की तरफ। अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें डिस्कस की हैं उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, तो हमारी क्लास अब आगे बढ़ती है, देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या तथ्य है। इनके साथ साथ में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जनजातियां, जिनसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जनजातियों से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब जनजातियों के विषय में आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूछा क्या जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है, सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है, सोनभद्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, या उत्तर प्रदेश में जनजातियों का परसेंटेज कितना है, क्या है, कैसे है, ये सारे तथ्य अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और परीक्षा में एक चीज मैं बताऊं, सबसे ज्यादा फोकस होता है थारू जनजाति पे। थारू जनजाति से अक्सर आपकी परीक्षा में सवाल आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो हम उन चीजों पे भी फोकस करेंगे, उन पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, तो भारत की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 1.09% उत्तर प्रदेश की जो भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या है उसका 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कितना परसेंट? 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियों का परसेंटेज 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। कितना परसेंट? 0.6%। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल जनजातीय प्रतिशत कितना है, 4 ऑप्शन दे रखेगा, उसमें से आपको टिक करना होगा 0.6%। कितना? 0.6% उत्तर प्रदेश में कुल जनजातीय प्रतिशत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति के संविधान राष्ट्रपति के आदेश पर जो अनुसूचित जाति या उत्तर प्रदेश आदेश था, राष्ट्रपति का एक आदेश था अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967, राष्ट्रपति के द्वारा ये इसको वो किया गया, हस्ताक्षरित किया गया ये इस आदेश को। तो इसके तहत क्या था कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित 1967 का था, उत्तराखंड तो सन 2000 में अलग हुआ, तो 1967 था, तो उस टाइम पे जो उत्तराखंड था वो भी यूपी का हिस्सा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये आदेश पारित किया गया, आदेश हस्ताक्षरित किया गया, तो उत्तराखंड सहित 5 जनजातियां भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। 1967 के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। वो 5 जनजातियां कौन सी थी? भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू।
ये यहाँ पे जो लगे हुए हैं प्रश्न, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड के पृथक होने के बाद आपसे यही पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक कब हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड से पृथक हुआ उत्तर प्रदेश सन 2000 में। अब उत्तराखंड से रिलेटेड ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी देखिए सीधे सीधे उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा जो 2021 में आयोजित हुई, तो प्रारंभिक परीक्षा जो अपर पीसीएस की, तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया कि उत्तराखंड नाम परिवर्तन अधिनियम किस सन में पारित हुआ, और प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से किस सन में अलग हुआ। तो आप ये जो छोटे छोटे प्रश्न है ना, आप आगे कब जाएंगे, जब ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और वो प्रश्न जब गलत होते हैं तब लड़का पीछे हो जाता है। अगर जो वही प्रश्न आपको आगे ले जा रहे हैं वो प्रश्न आपसे गलत नहीं हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित है। अगर जो आपसे रिपीटेड प्रश्न या बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न या आसान प्रश्न परीक्षा में यदि आप गलत नहीं करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, इस चीज को आप मान के चलिए। ठीक है, उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब पहले क्या था, 1967 का जो आदेश था उसके तहत 5 जनजातियों को शामिल किया गया था। उसके बाद जब 2003 में एक आदेश पारित किया गया, संशोधन आदेश पारित किया गया, उसके तहत 10 जनजातियों को और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, जनजातीय समूह कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले, तो गोंड समूह पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, खरवार समूह पाया जाता है, सहराय, बैगा, अगरिया, पनखा, पनकी, चेरो, भुइया, भुनिया, पटारी, पहरिया, इतनी जो जनजातीय समूह है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। यह परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है और परीक्षा में फिर पूछा जाएगा यह प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड समूह। कौन सा समूह, गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, इसके बाद खरवार समूह है, दूसरे नंबर पे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा। अब देखिए लोग फोकस करते हैं पहले पे, आप पहले पे भी फोकस करिए, आप दूसरे पे भी फोकस करिए। अगर जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना है कि जब परीक्षा देके आप हॉल से निकले और आपको लगे कि हाँ आंसर की तो चेक कर लेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको अपना दिमाग खुला रखना है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलनी है। तो यदि आप परीक्षा में हमेशा पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से पहला कौन दूसरा कौन, तो आप पहला देख लेते हैं कि यूपी का किस चीज में पहला स्थान है, पहला तो आप याद भी रखो, साथ साथ में अब दूसरा भी याद रखो क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है, पहले के साथ साथ दूसरा भी पूछा जा रहा है। तो आपको पहले स्थान पर कौन सा जनजातीय समूह है, तो पहले स्थान पर है गोंड समूह, और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है खरवार समूह। ठीक है, खरवार समूह। और उसके बाद तीसरा स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान आता है थारू का, पहला गोंड, दूसरा खरवार समूह और तीसरा थारू समूह आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की अरेंज करने का भी प्रश्न आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे, चारों में आपको अरेंज करना हो कि जनजातीय प्रतिशत के अनुसार, ठीक है, परसेंटेज के अनुसार या संख्या के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को अरेंज कीजिए। उसमें अरेंजमेंट में 3-4 जनजातियां दे रखी होंगी, उसको आपको अरेंज करना होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन के हिसाब से आप अरेंज कब कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। ठीक है, तो आप याद रखोगे पहले पे कौन है, पहले पे गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, दूसरे नंबर पे खरवार समूह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, तीसरा है थारू समूह उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जालौन और अयोध्या जिला ऐसा है जहां पे एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। कौन से जिले, उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या। ठीक है, जालौन और अयोध्या ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पे एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। यहां पे कोई भी जनजातीय मतलब जो जनगणना होती है, वैसे लोग प्रवास करते होंगे, प्रवास करते होंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के अनुसार यहां पर जनजातियों का परसेंटेज, जनजातियों का आंकड़ा एकदम नगण्य है। 2 जिले आपको याद रखने हैं, परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे अनुसूचित जनजातीय प्रतिशत नगण्य है, तो आपको याद रखना है जालौन और अयोध्या। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं,
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थारू जनजाति, थारू जनजाति, ठीक है। अब थारू जनजाति से प्रश्न परीक्षा में बार बार बारंबार आते हैं, हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं थारू जनजाति से। तो थारू जनजाति के बारे में आप जाने रहिए कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग एवं बलरामपुर, मतलब तराई भाग जो मैंने बताया था ना, तराई भाग कौन सा है, तो गोरखपुर का तराई भाग। अब जैसे यूपी का मैं बनाता हूं बताने के लिए कि तराई भाबर का क्षेत्र कौन सा है। ठीक, यूपी का नक्शा, ये वाला क्षेत्र जो हो गया ये भाबर तराई का क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र जो हो गया मध्य गंगा का मैदान हो गया, और ये जो क्षेत्र हो गया नीचे वाला ये हो गया बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। अब इसके बाद में आप देखिए कि जो थारू जनजातियां पाई जाती हैं, थारू जनजातीय समूह जो है वह मुख्यतः कहां पर, तो थारू जनजातीय समूह जो है मुख्यतः गोरखपुर और बलरामपुर, गोरखपुर का जो तराई भाग है गोरखपुर अवस्थित है यहां पे, ठीक है, बलरामपुर अवस्थित है यहां पे, गोरखपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये सब जो जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो मुख्यतः कहां पे सबसे अधिकतम गोरखपुर और बलरामपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है। थारू जनजाति के जो लोग होते हैं अपने आप को किरात वंश से संबंधित बताते हैं, ठीक, थारू जनजाति के जो लोग हैं वो अपने आप को किरात वंशी बताते हैं। और किरात वंशी पता है, किरात वंशी लोग अपने आप को कहते हैं कि हम तो पांडवों के वंशज हैं। उत्तराखंड में जो जनजातियां पाई जाती है, उत्तराखंड में जो थारू जनजाति पाई जाती है वो कहते हैं वहां के जो मतलब जो लोग हैं थारू लोग वो अपने आप को किरात वंश से संबंधित बताते हैं और बताते हैं कि हम तो पांडवों के वंशज हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सी जनजाति है जो अपने आप को पांडवों का वंशज बताती है, तो थारू जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज बताती है। ये किरात वंशी अपने आप को बुलाते हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक का पर्व, दीपावली को शोक का पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? आपसे अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है बहुत सी परीक्षाओं में, चाहे वो अपर पीसीएस का पेपर हो, लोअर पीसीएस का पेपर हो, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, पुलिस का पेपर हो, यहाँ इवन यूपीएससी तक के पेपर में पूछे जा चुके हैं। जब जनजातियों से प्रश्न बनते हैं तो उनमें थारू जनजाति मेन फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि थारू जनजाति के लोग जब पूरी दुनिया, पूरा भारत खुशी मनाता है तो ये लोग दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो बजहर नामक पर्व मनाती है, बजहर नामक त्योहार मनाती है। तो बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो बजहर नामक त्योहार जो है वो थारू जनजाति मनाती है, ठीक है। थारू जनजाति कौन से त्योहार मनाती है? बजहर नामक त्योहार मनाती है। थारू जनजाति किरात वंश से संबंधित है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। मुख्यतः कहां पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनमें बलरामपुर और गोरखपुर के क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। इनका संकेंद्रण ज्यादातर यहीं पे है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको एक चीज कल और बताई थी, जनजातीय शिल्प जो है उसके लिए लखीमपुर खीरी प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना लखीमपुर खीरी कहां? लखीमपुर खीरी भी तराई क्षेत्र में ही पाया जाता है। जो तराई का क्षेत्र है ना, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला, तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा कर रहा है उसी में पाया जाता है लखीमपुर खीरी। और वहां पे जो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो चीज प्रसिद्ध है, क्या? वहां की जो जनजातीय शिल्प कला है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, थारू जनजाति भी वहां पे पाई जाती है। अब अनुसूचित जनजातियां जो घोषित की गई 2003 के अनुसार, 2003 में जब बताया गया ना कि 2003 में जो जनजातियां घोषित की गई, जनजातीय समूह, जो 10 जनजातीय समूह 2003, अब उसके पहले 1967 में मैंने आपको बताया कि 1967 में जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था तो 5 जनजातियों को घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब 2003 में उत्तराखंड अलग हो गया था सन 2000 में, उसके बाद 2003 में नया जब संशोधन पारित हुआ जनजातियों के ऊपर, तो नया संशोधन जब पारित हुआ तो उसमें 10 जनजातियों को शामिल किया गया। उनके बारे में देखते हैं कि 10 जनजातियां कौन कौन सी हैं, कहां कहां लोकेटेड हैं, कहां कहां प्रसिद्ध है। परीक्षा में प्रश्न इसी चार्ट से आपके आएगा, इसी चार्ट से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है, कि कौन सी जनजाति कहां पे निवास करती है। आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति कहां पे निवास करती है, तो आपको याद रहेगा। इस चार्ट को आप देखिए, समझिए, एक बार मैप पे आप लोकेट करिएगा यूपी का मैप। जब भी आप यूपी पढ़ें, एक बार अपने दीवार पे या अपने सामने हमेशा यूपी का नक्शा रखिए, यूपी का मैप बनाने का सीख लीजिए। आपके दिमाग में अगर जो उत्तर प्रदेश का मैप है तो आप समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपसे वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। कि जैसे ही कुछ याद करने वाली चीज होगी, आपके बाद दिमाग में आया कि बलरामपुर, तो आपको तुरंत याद आएगा कि बलरामपुर ऊपर तराई क्षेत्र वहां पे है, तो आप तुरंत लोकेट करेंगे बलरामपुर यहाँ पे है। किससे किससे सीमा साझा कर रहा है, बदायूं, सोनभद्र, तो आपको याद आएगा। रटनी नहीं पड़ेंगी चीजें, समझनी पड़ेंगी। एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। कभी भी अगर जो पूछा जाएगा कि बदायूं, तो आप बता देंगे बदायूं कहां पे है। आपसे पूछा जाएगा शामली, तो शामली आप बताएंगे कहां पे है। ठीक है, तो अब देखिए कौन से जिले हैं और कौन सी जनजाति पाई जाती है, कहां कहां मुख्यतः कौन कौन सी जनजातियां लोकेटेड है। अब गोंड समूह जो है, गोंड समूह में कौन कौन से जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें राजगोंड, पाथरी, ओझा, नायक, धुरिया और गोंड। जो गोंड समूह है इसमें मुख्यतः गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राजगोंड, इतनी जनजातियां पाई जाती हैं। कहां कहां पे, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही। अब इतने नाम पढ़ने के बाद में आपको क्या पता चला, इन नाम को पढ़िए। अगर जो आप मैप के बारे में जानते हैं, यूपी का नक्शा आपको याद है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वही जिले हैं जो या तो यूपी के उत्तरी सिरे पर अवस्थित है। अगर जो देखिए, मैं आपको यहां फिर से एक मैप बनाता हूं यूपी का। मेरा काम है आपको समझाना, आपको चीजें दिमाग में आपके बैठा देना। तो आपको देखेंगे कि यहां पे ये मैं बनाया यूपी का एक काल्पनिक नक्शा। ये ऐसे यूपी समझ लीजिए। ठीक, ये मैंने उत्तर प्रदेश का एक काल्पनिक नक्शा बना दिया आपके सामने, मिलता जुलता उत्तर प्रदेश का नक्शा है। तो इसमें जो मैंने जिले बताए ना, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, वाराणसी, ठीक है, ये जिले आप देखेंगे तो ये इन जिलों को पाएंगे कि ये इन जिलों का क्षेत्र जो है वो इसी क्षेत्र में ये जिले अवस्थित है। ठीक, इसी क्षेत्र में ये जिले अवस्थित है। तो आपको क्या पता चल रहा है, यही पता चल रहा है ना कि इन्हीं क्षेत्रों में जो गोंड जनजाति है उनका ज्यादातर जो विस्तार है इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। तराई क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादातर गोंड समूह जो है इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला समूह है खरवार समूह। अब खरवार समूह के बारे में देख लीजिए। खरवार समूह में दो जनजातियां आती हैं, खरवार और खैरवार। ठीक है, खरवार और खैरवार। जो खरवार समूह है इसमें दो जनजातियां, खरवार, खैरवार, कहां कहां पाई जाती हैं, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। सोनभद्र ये अवस्थित है, इसी के ऊपर यहां पे वाराणसी अवस्थित है। ठीक है, यही पूर्वी क्षेत्र जो आप देख लो, पूर्वी क्षेत्र। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है इसमें मुख्यतः लोकेटेड है कौन सी जनजातियां, खरवार जनजातियां। आप समझ में आ रहा है ना। अगर जो मैप आपने दिमाग में बैठा रखा है, परीक्षा में यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से खरवार जनजाति कहां पाई जाती है, एक बार आपके दिमाग में यदि बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश का मैप, तो क्या बताइए कि आपसे यह प्रश्न गलत हो सकता है? यह प्रश्न आपसे कभी नहीं गलत होगा। आप खरवार जनजाति के बारे में पूछा जाएगा तो भाई झांसी, आगरा, मथुरा ये तो छोड़ ही दो। अगर जो आपने मैप को एक बार दिमाग में बैठा रखा है, मैं क्यों आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का मैप आप हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा चीजों को माइंड में बैठा के रखिए। इसी वजह से कहता हूं कि अगर जो आपको चीजें पता है, अब खरवार जनजाति की बात आई तो आपको पता है ना कि इतने जो पूर्वी हिस्से हैं, पूर्वी जिले जो है उन्हीं में से कोई जिला होगा। अगर जो आपको ऑप्शन में दे दे कि सहारनपुर या फिर इधर दे दे शामली, ग्रेटर नोएडा, मथुरा, बुलंदशहर और एक ऑप्शन दे दे बलिया, तो खरवार जनजाति जब भी आएगा तो आप लगाएंगे बलिया, क्योंकि आपको पता है ये चीज कि खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मुख्यतः लोकेटेड है। जो ऑप्शन में जिले दिए गए हैं उनमें से ज्यादातर जिले जो हैं वो पश्चिमी यूपी के हैं, और जो जिला ऑप्शन सही है खरवार जनजाति के लिए वो पूर्वी जिला है। ठीक है, आगे देखते हैं सहराय जनजाति, सहराया जनजाति। ठीक है, अब ये कहां पे, मुख्यतः ललितपुर में। अब ललितपुर कहां पे, ललितपुर ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, ये ललितपुर क्षेत्र है।
ललितपुर क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम पाया जाता है। ठीक। परहिया जनजाति, अब परहिया जनजाति कहां पे पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। परहिया जनजाति, बैगा जनजाति, ये सारी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। बैगा जनजाति कहां पाई जाती है? अब बैगा भी सोनभद्र में, सोनभद्र आपको पता है, सोनभद्र वही जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सोनभद्र में ही सिंगरौली की खान अवस्थित है, सोनभद्र में ही बैगा पाई जाती हैं, सोनभद्र में ही पहरिया पाई जाती हैं। पंखा और पनकी ये जनजातियां भी सोनभद्र में पाई जाती हैं, अगरिया भी सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक, तो ज्यादातर जनजातियां अगर जो आप देखेंगे तो सोनभद्र में लोकेटेड है। ज्यादातर जनजातियां जो मुख्यतः जनजातियां हैं वो सोनभद्र में लोकेटेड है। ठीक है, अब आप देखिए अगरिया जनजाति सोनभद्र में, पटारी जनजाति सोनभद्र में, चेरो जनजाति चेरो सोनभद्र और वाराणसी में। अब वाराणसी आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे चेरो वाराणसी याद रखना है। यहाँ पे पनिका अगर जो पनखा या पनिका अगर जो आ जाए तो आपको याद रखना है मिर्जापुर। अब सोनभद्र तो आपको पता ही है ना, सोनभद्र आपको पता हो गया। अब बताओ ये अगर जो मैप एक बार आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो क्या जनजातियों का लोकेशन आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा? आपके परीक्षा में वो प्रश्न गलत होंगे? कभी नहीं गलत होंगे। अगर जो एक बार आपने दिमाग में यूपी का मैप बैठा लिया तो आपसे प्रश्न कभी नहीं गलत होंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिए। तभी मैं आपसे कहता हूं 50% सवाल तो आपके वैसे ही सही हो जाएंगे यदि आपने दिमाग खोल के यूपी का मैप अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपसे प्रश्न सॉल्व होंगे। अब अगर जो आपसे पूछा जाए कि अगरिया जनजाति कहां अवस्थित है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दे, मथुरा, फिर उसके बाद में बुलंदशहर, एटा या सोनभद्र। अब आपको ये चीजें पता है ना कि सोनभद्र में ज्यादातर जनजातियां लोकेटेड है और प्लस उसके बाद में अगरिया जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। तो आपको सोनभद्र पता चल गया तो सोनभद्र आप टिक करोगे। आप इन ऑप्शन में जो पश्चिमी यूपी में है ना उसके तरफ नहीं जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना, मैप को अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखना। यूपी का मैप आप साथ साथ पढ़ते चलिए। आगे देखते हैं, अब आता है हमारा लोक नृत्य वाला सेक्शन। यहां पे मैंने मैप लगवा दिया है ताकि आपको लोकेशन दिमाग में क्लास के माध्यम से भी लोकेशन लोकेट होती रहे। मैं लोकेट करता रहूं, आप अपने मैप पे मैच करते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो मुख्यतः होता क्या है कि इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, इनको बहुत डीप करने की जरूरत नहीं होती है कि बहुत डीपली जाके आप इनको करें कि कैसी पदचाल होती है, कैसा नृत्य होता है, हाथों की कैसी होती है, भाव भंगिमा कैसी होती है, नवरस कैसा होता है। ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं परीक्षा में, ये प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। कभी भी अगर जो यूपी पीसीएस का मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग मेंस लिखें, तो जब मेंस का पेपर आप देंगे पेपर 5 उसमें ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नृत्य है वो किन क्षेत्रों में होती हैं। ठीक है, हमारे लिए नृत्य का क्षेत्र आवश्यक है। तो इसमें देखते हैं जो चरकुला नृत्य परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आपको पता होगा कि चरकुला नृत्य कहां पे होता है, तो चरकुला नृत्य ब्रजभूमि में होता है। ब्रजभूमि ये मथुरा आगरा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, यहां पे मैं मैप पे लोकेट भी करता हूं साथ साथ ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहें। ठीक है, कौन सा मैं वो ले ले, रेड कलर का, ब्लैक कलर का लेते हैं। ठीक, पाई डंडा नृत्य कहां पे होता है, तो पाई डंडा नृत्य है बुंदेलखंड का। ठीक, पाई डंडा नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का नृत्य है। राई नृत्य कहां का है, राई नृत्य भी बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, बुंदेलखंड क्षेत्र यही चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर। ठीक है, ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अब बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन से राई नृत्य राई नृत्य जो होता है, जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है राई, ये कहां पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक, चरकुला ब्रजभूमि के क्षेत्र में, मैंने बताया ब्रजभूमि मथुरा आगरा के क्षेत्र में। पाई डंडा भी बुंदेलखंड में होता है। दीपावली, अब दीपावली के उपलक्ष्य में जो नृत्य होता है, दीपावली नृत्य के नाम से जिसको जाना जाता है, वो कहां पे, वो भी बुंदेलखंड का क्षेत्र। अब बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी आपको याद रखना है, पूछ ले आपसे परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। आपको ऑप्शन दे दे जालौन, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज या मिर्जापुर, तो आपको प्रयागराज या मिर्जापुर टिक करना है। फतेहपुर दे सकता है, कौशाम्बी दे सकता है, ठीक है, इटावा भी दे सकता है। ऐसे ऑप्शन आपको दे दे तो आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र कहां पे है और बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं। आपको ये भी चीजें याद रखनी है। ठीक है, दीपावली नृत्य कहां पे, ये बुंदेलखंड में। दीपावली नृत्य जो है
बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक, उसके बाद जो नृत्य है वो सैरा नृत्य, सैरा नृत्य भी कहां पे, बुंदेलखंड में। कार्तिक गीत ये भी बुंदेलखंड में। अब देखो इसमें क्या है कि जितने नृत्य हो रहे हैं ना पाई डंडा छोड़ के, ये सब बुंदेलखंड के ही प्रसिद्ध है। और ये वो नृत्य है जो आपसे अक्सर परीक्षा में, अक्सर नहीं मैं तो कहूंगा बारंबार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न है, अगर जो यूपी स्पेशल के 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मेले और नृत्य इन 2 टॉपिक को ही आप देख लो तो 8 में से एक प्रश्न इनसे आना ही आना फिक्स है कि परीक्षा में एक प्रश्न इससे आएगा ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि कहां, मैंने जनजातियों का बता दिया कि जनजातियां कैसे कहां कहां लोकेटेड है, यूपी की किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लोक नृत्य कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, इसके बारे में आपने जान लिया। आगे देखते हैं कर्मा नृत्य। अब कर्मा नृत्य जो है ये भी मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। तो मिर्जापुर सोनभद्र का क्षेत्र आपने देखा, ये मिर्जापुर सोनभद्र, ठीक है। लोकेशन पे आप मार्क करिएगा, जो भी मैप आपके पास हो, जो भी आपके पास किताब हो, कॉपी हो, उस पे आप मार्क करिएगा कि मिर्जापुर सोनभद्र पे अगर जो आपने याद कर लिया कि मैप यहाँ पे कर्मा नृत्य होता है तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कर्मा नृत्य कहाँ पे होता है। चौरसिया नृत्य होता है जौनपुर में, जौनपुर के चौरसिया जी, आप याद रख सकते हो ऐसे कि जौनपुर के चौरसिया जी कहां पे, जौनपुर में होता है। अब जौनपुर मैप पे कहां है, जौनपुर आप मैप में देखो, यहां मिर्जापुर सोनभद्र रविदास नगर, उसके ऊपर जस्ट जौनपुर, ठीक है, जौनपुर में अवस्थित है। परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया, क्या एक बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया यूपी SSSC में कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऐसा है जो प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता। तो आपको यह भी याद रखना है। अब ये सब चीजें कैसे याद होंगी, ऐसे तो हवाई फायर तो आप करेंगे नहीं। जब आप एक बार मैप देखे रहेंगे तो कुछ चीजें याद रहेंगी ना कि प्रयागराज है, प्रयागराज से चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर की सीमा लगती है, ठीक है। अब उसमें पूछ रहे कानपुर की सीमा लगती है यूपी से, तो कानपुर की नहीं लगती है, तो आपको कानपुर टिक करना था उसमें कि कानपुर की सीमा नहीं लगती है। ये प्रश्न कैसे तैयार होंगे, ये प्रश्न आपको मैं मुंह जबानी बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा। जब मैं मैप में लोकेट करूंगा या आप खुद से मैप में जब लोकेट करेंगे तो ये प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं सिर्फ किस लिए, सिर्फ इसलिए ताकि जो हवाई फायर करने वाले बच्चे हैं वो परीक्षा में प्रश्न को गलत कर सके और परीक्षा से बाहर हो सके, इसीलिए ये प्रश्न शामिल किए जाते हैं। नटवरी नृत्य जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का आपको हिस्सा पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा ये वाला है, तो इस क्षेत्र में कौन सा नटवरी नृत्य होता है, ठीक है। अब ये तो नृत्य के बारे में आपने जान लिया। अब प्रमुख उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं, लोकगीत उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो है उनको देखते हैं। ये प्रश्न लोकगीत और लोक नृत्य ये ना सिर्फ यूपी SSSC, यूपी PCS, इवन यूपी PCS का मेंस का जो पेपर होता है पेपर 5, उन सब चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे टॉपिक दे रखा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य लोकगीत, ठीक है। तो आप यहां भी देखे रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूपी PCS का भी टॉपिक है। प्रमुख लोकगीत और उसके क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में होता है। रसिया, रसिया जो होता है ये होता है ब्रजभूमि के क्षेत्र में, रसिया ब्रजभूमि के क्षेत्र में होता है। कजरी, यहां पे खजरी लिख गया, ये कजरी होगा, कजरी, ठीक है। कजरी मिर्जापुर, मां विंध्यवासिनी का जो मंदिर है वो मिर्जापुर में लोकेटेड है, तो कजरी नृत्य जो होता है वो मिर्जापुर में होता है। आल्हा, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में, आल्हा उदल की कथा आपने सुनी होगी कि क्या बोलते हैं उसको कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले उनकी मार सही न जाए, एक के मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो ये आल्हा उदल का एक प्रसंग है। तो आल्हा कहां पे होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बिरहा, बिरहा कब कहां गाया जाता है, तो बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, बिरहा, ठीक है। तो बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में। कजरी जो है ये मिर्जापुर में, ठीक। रसिया ब्रजभूमि में, आगरा मथुरा का जो क्षेत्र है इसमें गाया जाता है, ठीक है, ब्रजभूमि में। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव। उत्तर प्रदेश का प्रमुख मेला और उत्सव, मैंने आपसे बताया कि परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं लोक नृत्य, लोकगीत, महोत्सव, मेले, इनसे प्रश्न परीक्षा में हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं। सिर्फ यही क्लास आप करके जाएंगे तो 8 में से समझ लीजिए कि आपका जो एक प्रश्न है वो सही होना फिक्स है। लेकिन कब, जब आप लोकेशन को याद रखेंगे तब, ठीक है। अब लखनऊ महोत्सव तो लखनऊ में मनाया जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। वाराणसी पर्यटन उत्सव, वाराणसी, अब वाराणसी कहां पे है आप देख लीजिए, यहां पे वाराणसी यहां पे है, ठीक है। अब लखनऊ को देख लीजिए, लखनऊ यहां पे है, ठीक। आगरा पर्यटन महोत्सव ये तो पता ही चल रहा है। गंगा महोत्सव,
गंगा महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? अब गंगा महोत्सव परीक्षा में आएगा तो आप ये मत टिक करिएगा कि गंगा महोत्सव है तो प्रयागराज में होगा। गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव जो है वो प्रयागराज में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। होलिका उत्सव, जो होली पे सबसे बड़ा त्योहार होता है, वो कहां मनाया जाता है? वो यही तो कहा जाता है कि चलो मथुरा में होली खेल के आते हैं, तो मथुरा में मनाई जाती है होलिका उत्सव। ठीक है, प्रयागराज में त्रिवेणी उत्सव, वाराणसी में गंगा उत्सव, मथुरा में आपका होलिका उत्सव, आगरा महोत्सव आगरा में, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। ठीक है, इन चीजों को आपने देख लिया। अब लोकेशन से अगर जो आपने देख लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, परिक्रमा मेला, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा जो होती है, जो परिक्रमा मेला होता है वो कहां पे होता है? तो परिक्रमा मेला अयोध्या में मनाया जाता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में होता है। यहाँ पे लोग एक संकल्प लेते हैं कि मैं 14 कोस परिक्रमा करूंगा अयोध्या का, या 5 कोस परिक्रमा करूंगा, ऐसा संकल्प लेके वो लोग अपनी परिक्रमा करते हैं। तो 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा जो होती है परिक्रमा मेला, वो कहां पे होती है? वो होती है अयोध्या में। ठीक है, अब मैप में आप जब देखेंगे तो वहां मैप में लिखकर आएगा फैजाबाद। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। फैजाबाद जो जिला था उसका नाम परिवर्तित करके अयोध्या जिला कर दिया गया है। ठीक है, अब कांपिल्य पर्यटन महोत्सव, कांपिल्य मेला कहां पे लगता है? तो कांपिल्य मेला लगता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, कांपिल्य मेला कहां पे लगता है? फर्रुखाबाद। अब फर्रुखाबाद जब आप मैप में देखेंगे तो देख लीजिए फर्रुखाबाद कहां पे है। कन्नौज महोत्सव, इत्र नगरी, इत्र जहां का फेमस है, कन्नौज महोत्सव मनाया जाता है। रामायण मेला, परीक्षा में पूछा जाए तो रामायण मेला कहां मनाया जाता है? चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में रामायण मेला मनाया जाता है, अयोध्या में नहीं। जब रामायण आएगा तो आपको अयोध्या नहीं टिक करना है, वहां पे आपको क्या टिक करना है? चित्रकूट टिक करना है। ठीक है, चित्रकूट। अब चित्रकूट ये देखिए प्रयागराज से सटा हुआ जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, मतलब जो दक्षिणी क्षेत्र है यूपी का, वहां पे चित्रकूट में मनाया जाता है रामायण मेला। ठीक है, हरिदास मेला मनाया जाता है वृंदावन में। ठीक है, स्वामी हरिदास की स्मृति में हरिदास मेला मनाया जाता है वृंदावन में। सैयद सलार मसूद गाजी, ठीक है, सैयद सलार मसूद गाजी का दरगाह है बहराइच में, तो बहराइच में ही सैयद सलार का उर्स मेला है, मेला लगता है सैयद सलार का। कहां पे? बहराइच में। बहराइच कहां है लोकेशन में? अब ये देखिए श्रावस्ती के जस्ट बगल में, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और श्रावस्ती के बीच में पड़ता है बहराइच। ठीक है, लोकेशन भी आप ऐसे ही याद किया करिए, जैसे कोई जिला आपने देखा तो उसके अगल बगल के जिले भी आप देख लो कि अगल बगल में कौन से जिले पड़ते हैं, तो इससे क्या होगा, चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? ये प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं बटेश्वर मेला, सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि बटेश्वर मेला कहां पे मनाया जाता है? तो बटेश्वर मेला आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला जो होता है वो हापुड़ में होता है। ठीक, ये हापुड़ के अगल बगल के जिले देख लीजिए, हापुड़ एनसीआर में भी शामिल है। इसके अगल बगल कौन कौन से जिले, ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लोकेशन देख लीजिए कैसा है, हापुड़ सबसे छोटा जिला है, ये भी देख लीजिए। पश्चिमी यूपी में पड़ता है, ये भी देख लीजिए। कौन कौन से जिले आसपास में हैं, किस लिए प्रसिद्ध है हापुड़, ये भी आप देख लीजिए। तो ये सारी चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, नौचंदी मेला, अब नौचंदी मेला मेरठ, नौचंदी मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है, लगभग 10 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये नौचंदी मेला। देवा शरीफ, ठीक है, देवा शरीफ का मेला, अब देवा मेला जो लगता है वो बाराबंकी में लगता है। बाराबंकी, जैसे हापुड़ जो है एनसीआर में शामिल है, तो बाराबंकी एससीआर में, स्टेट कैपिटल रिजर्व में शामिल है। मकनपुर मेला ये बिल्हौर कानपुर में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी में। गोला गोकर्णनाथ जो है यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। कालिदास जो थे, महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक में 3 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख किया है, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर और गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ को भी उन्होंने ज्योतिर्लिंग माना है। ठीक है, कलिंजर मेला मनाया जाता है बांदा में। ठीक है, देवी पाटन मेला जो है वो बलरामपुर में मनाया जाता है। देवी पाटन मंदिर, मां पाटेश्वरी का एक मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, बलरामपुर जिले में अवस्थित है, यहां पे मनाया जाता है देवी पाटन मेला। ठीक है, कैलाश मेला मनाया जाता है आगरा और सिकंदरा में। सिकंदरा, आप बताइएगा कमेंट करके कि सिकंदरा किस लिए प्रसिद्ध है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सिकंदरा किस लिए प्रसिद्ध है।
सेरो मेला ये कासगंज में मनाया जाता है, ठीक है, सेरो मेला मनाया जाता है कासगंज। ये एटा और बदायूं के बीच में देखिए कासगंज लोकेटेड है। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बदायूं जो है कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है, या ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो बदायूं जो है वो 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। लठमार होली जो है बरसाना में मनाई जाती है, ठीक है, लठमार होली कहां, बरसाना मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव, अब यहां पे गंगा महोत्सव जैसे आया गंगा महोत्सव, तो आप याद रखिए 3 गंगा जी के ऊपर 3 महोत्सव होते हैं। एक तो त्रिवेणी उत्सव हो गया प्रयागराज में, एक गंगा महोत्सव हो गया वाराणसी में, तीसरा कौन सा हो गया, बिठूर गंगा महोत्सव, ये मनाया जाता है कानपुर में, ठीक है, कानपुर में ये मनाया जाता है। कानपुर कहां पे है, कानपुर ये यहां पे लोकेटेड है, ठीक। रामनगरिया मेला, अब रामनगरिया आया तो आप अयोध्या मत सोचिएगा कि अयोध्या है। रामनगरिया मेला जो होता है ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। श्रृंगी रामपुर, श्रृंगी ऋषि का आश्रम जहां पे था, श्रृंगी ऋषि का आश्रम परीक्षा पूछा जा सकता है कहां पे अवस्थित था, तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम जो था वो अवस्थित था फर्रुखाबाद में। जैसे परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि भरद्वाज मुनि आश्रम कहां पे अवस्थित था, तो भरद्वाज मुनि आश्रम जो था वो प्रयागराज में अवस्थित था, ठीक है। उसी तरह श्रृंगी ऋषि का आश्रम फर्रुखाबाद में अवस्थित था, यहीं पर श्रृंगी रामपुर मेला मनाया जाता है, ठीक है। शाकुंभरी देवी मेला, शाकुंभरी देवी मेला, शाकुंभरी देवी भी एक शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में एक है। सहारनपुर में मनाया जाता है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर लीची और संतरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के साथ लगती है, ठीक। ऐसी ही चीजों को जब आप एक दूसरे से लिंक करेंगे, समझेंगे, याद कर लेंगे, तो परीक्षा में आपसे प्रश्न नहीं गलत होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास को आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। खिचड़ी मेला, अब खिचड़ी मेला कहां मनाया जाता है, खिचड़ी महोत्सव जो होता है, खिचड़ी मेला होता है वो गोरखपुर में मनाया जाता है, गोरखनाथ पीठ, ठीक है, जो गोरक्ष पीठ है वहां पे मनाया जाता है, गोरखपुर में खिचड़ी मेला। अब गोरखपुर कहां पे, गोरखपुर ये आप देखिए ये यहां पे लोकेटेड है गोरखपुर, गोरखपुर की सीमा। अब गोरखपुर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, गोरखपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो गोरखपुर से ही हैं, गोरखपुर पीठ के महंत भी थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गोरखपुर के साथ सीमा साझा करता है, और जो उसको प्रश्न पूछना होगा तो वह ऐसे ही पूछेगा कि गोरखपुर की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले से साझा करती है, कौन कौन से जिले गोरखपुर के साथ सीमा लगाते हैं, लगती है किनकी सीमा। तो अब याद कर लीजिएगा कि मऊ की, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा गोरखपुर से लगती है। उसमें एक ऑप्शन दे दे बस्ती, तो बस्ती का ऑप्शन नहीं होगा, बलरामपुर दे दे, फैजाबाद दे दे, ऐसे ऑप्शन को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर में मनाया जाता है, ठीक। अंबेडकर नगर गोरखपुर के जस्ट बगल में आप देखेंगे अंबेडकर नगर, तो यहाँ पे कौन सा मेला, अंबेडकर नगर में मनाया जाता है गोविंद साहब मेला। रामनवमी का जो मेला लगता है, रामनवमी मेला, वो कहां पे, अयोध्या में, रामनवमी मेला अयोध्या में। राम बारात मेला, राम बारात मेला जो लगती है वो आगरा में लगती है, याद रखिएगा, अयोध्या नहीं आगरा, ठीक है। बेरिया घाट मेला, बेरिया घाट मेला हरदोई में, ठीक, हरदोई में। अब यूपी के जो लखनऊ है, लखनऊ के जस्ट बगल जब आप देखेंगे यहां हरदौल लिखा है, यहां पे हरदोई होगा, ठीक है, हरदोई, मैप में हरदोई आप लोकेट करेंगे, हरदोई। अब यहां पे जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले एससीआर में शामिल है, मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। हरदोई, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लूं, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली और अमेठी, ये जो 6 जिले हैं ये एससीआर में शामिल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तर प्रदेश की जनगणना। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है, अभी तो जनगणना होना था लेकिन जनगणना किसी कारणवश नहीं हो पाई, वरना हर 10 साल पे जनगणना होती थी। सबसे पहले जनगणना आपने पढ़ा होगा, जब आप जनगणना के विषय में जब पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी, और 1881 में लगातार स्टार्ट हो गई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो आपसे अगर जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, परीक्षा में पहले पूछा भी जा चुका है कि सबसे पहली बार, प्रथम बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो लॉर्ड मेयो था, ठीक। और निरंतर जो लगातार थी, जैसे पूछा जाए आपसे कि
10 वर्ष, मतलब 10 वर्ष पे लगातार जो निरंतर था, निरंतर जनगणना किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो निरंतर जनगणना जो थी वो 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हो गई थी। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, हम भारत की जनगणना को नहीं कवर कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो क्लासेस है उसका मोटिव है यूपी स्पेशल के तथ्यों को टच करते हुए आपको चीजों को परोस देना, ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी ये क्लास डिजाइन की गई है। ठीक, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की जनगणना अंतिम आंकड़े जो हैं 2011 के, उनके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341। ठीक, अब ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं याद है, मोटा मोटी याद रखिए कि 19,98,12,000, ऐसे आप याद कर लो कि 19,98,00,000। ठीक, इस तरह आप याद कर लेना कि मोबाइल नंबर जैसे आप याद करते हो ना, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना कि 19,98,12,34,1। ठीक, भारत की कुल जनसंख्या का 16%, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2011 की जनसंख्या है, ठीक, उसके अनुसार भारत की 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा यूपी में निवास करता है? तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% हिस्सा यूपी में निवास करता है। 2001 में ये परसेंटेज कितना था? तो 2001 में परसेंटेज था 16.16%। ठीक, इसके बाद देखिए देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो चौथा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। इसके पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और फिर आता है चौथे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है ना, वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, अगर जो उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, अगर उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसको एक देश मान लिया जाए तो विश्व में 5वें नंबर पे सबसे बड़ा देश होता उत्तर प्रदेश, अगर जो उत्तर प्रदेश को एक देश माना जाता तो। ठीक है, लेकिन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है। भले ही क्षेत्रफल के मामले में 3 राज्य हमसे आगे हैं, लेकिन जनगणना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक, अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज जो था, यहां पे परसेंटेज होगा, कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत जो था वो 52.29% था। ठीक, कुल आबादी में पुरुषों का परसेंटेज कितना? 52.29%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज कितना था? तो महिलाओं का परसेंटेज 47.71% था। ठीक है, 47.71% महिलाएं, 52.29% पुरुष। ठीक है, या फिर आपको सिर्फ एक ही याद होता है, पुरुष का ही याद होता है, तो 100 में से पुरुष का घटा दो तो जितनी बची वो महिलाएं हो गई। ठीक, अब देखते हैं इस चार्ट को, आप ध्यान रखिए, ये चार्ट यदि आपको याद हो गया तो परीक्षा का प्रश्न आपको याद हो गया। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इस चार्ट को याद कर लीजिए। ये चार्ट आपके जो पुस्तक है वीडियो और वीपीओ की जो पुस्तक छपी है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उस किताब में ये चार्ट छपा हुआ है। ठीक है, इस चार्ट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि आप चार्ट देख लो और उसके पीछे एक और चार्ट दे रखा था कि कौन सा जिला, मतलब जनसंख्या में कौन कौन से जिले प्रथम हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, जनसंख्या में न्यूनतम जिले पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चार्ट वीपीओ की किताब में एक और दे रखी है। आप लास्ट टाइम में यदि उन 2 चार्टों को भी रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप परीक्षा में जनगणना के प्रश्न नहीं गलत करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य यही था कि आपसे सवाल ना गलत हो, सवाल वही किताबों में शामिल किए जाए या वीडियो लेक्चर में वही सवाल बताए जाए। बताने को मैं खड़ा होकर लेक्चर देना स्टार्ट करूं तो मैं बिना देखे 2 घंटे लेक्चर दे लूं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको चीजें बताता चलूं। लेकिन है क्या, हमारा जो क्लासेस है इसका मेन उद्देश्य यही है कि बिना पथ से भटके हुए, बिना इधर उधर की बातें किए हुए आपको सारी चीजें एज इट इज परोस दी जाए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब यहां पे इस चीज को हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक, मैंने एक लाइन खींच दी। अब लाइन खींच दी तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, ठीक है, मैंने ये लाइन खींच दी एक। अब ये चार्ट बन गया ना, एक चार्ट जैसा बन गया। आपको भी चीजें समझ में आ गई होंगी क्या लिखा है और मैं क्या बताने वाला हूं। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928। पहली क्लास का पहला बिंदु, जब मैंने पहली क्लास ली उसमें पहला बिंदु मैंने यही बताया था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो 2,40,928। और भारत में कौन सी रैंक है इसकी, तो भारत में चौथा स्थान है। ठीक, स्थान भी आप याद रखना, ये वाला चार्ट मैंने इसीलिए लगवाया है ताकि आपको याद रहे कि कोई चीज है पुरुषों की संख्या में, महिलाओं की संख्या में, क्षेत्रफल में, यूपी का रैंक कौन सा है भारत में, ये चीजें आपको याद हो जाए। ठीक, अब कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो कुल जनसंख्या में यूपी का परसेंटेज मतलब स्थान जो है वो प्रथम है। पुरुष जनसंख्या कितनी थी, तो मैंने परसेंटेज में आपको बता दिया। यहां पे ये डाटा याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथम स्थान यूपी में पुरुषों की जनसंख्या में पहला स्थान यूपी का है। महिलाओं की जनसंख्या में भी यूपी का पहला स्थान है। दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि मतलब 2001 में हमारी जो जनसंख्या थी और 2011 में हमारी जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई पिछली जनगणना के मुकाबले। तो हम देखेंगे कि दशकीय वृद्धि परसेंटेज जो था वो 2001 में 25% था। ठीक है, 2001 में 25.85, 2091 की तुलना मतलब 1991 की तुलना में 2001 में 25.85% था, जो घट के दशकीय वृद्धि घट गई 20.2% हो गई 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, अब दशकीय वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है 14वां स्थान है उत्तर प्रदेश का स्थान। ठीक है, अब देखते हैं कि जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, उसको बोला जाता है जनघनत्व। ठीक है, तो जनघनत्व जो 2001 की जनगणना के अनुसार था वो था 690 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 690 लोग 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो हमारी जनसंख्या भी बढ़ी ना, 2000 अब जैसे देखो यहां पे कुल जनसंख्या 2001 की जनसंख्या थी उसमें 16 करोड़ थी, लेकिन 19 करोड़ हो गई 2011 की जनगणना में। ठीक, तो हमारी जनसंख्या 3 करोड़ बढ़ गई। अब जब 3 करोड़ बढ़ गई तो 1 किलोमीटर क्षेत्र के एरिया जो है उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या भी तो बढ़ी होगी। तो जो 2001 में जनघनत्व था 690, वो बढ़ के कितना हो गया, वो बढ़ के हो गया 829। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 829 उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, 829। अब जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है राज्यों की दृष्टि से चौथा स्थान है, लेकिन अगर जो यूनियन टेरिटरी को भी ऐड कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां हो जाता है। अगर जो पूछा जाए कि राज्यों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। अन्यथा अगर जो प्रश्न में दे रखा है कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को मिला के उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का तात्पर्य यह होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। नया डाटा आया है तो उसमें अभी जो संशोधित डाटा आया था उसमें तो बताया गया कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हो गई हैं, लेकिन अभी चूंकि वो जनगणना का जो डाटा था वो रिलीज नहीं हुआ है, इस वजह से उन पे अभी हम नहीं फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे 2011 के तथ्यों पर। ठीक है, तो लिंगानुपात वर्तमान में कितना है 2011 के अनुसार 912। स्थान कौन सा, यूपी का 26वां स्थान। 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात कितना है 902। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902। इसके अनुसार स्थान जो है वो 26वां स्थान है। ठीक है, अब साक्षरता दर अगर जो देखा जाए उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर 67%, 67.7%। यूपी का स्थान 29वां। पुरुष साक्षरता 77 और महिला साक्षरता 57। अब देखो इन तीनों को यदि आप देखो तो आपको क्या लग रहा है, इसको आप कैसे याद करोगे। अगर जो मैं आपसे वैसे कहूं कि आप याद कर लो तो आप याद तो कर लोगे लेकिन भूल जाओगे। अब मैं इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं। यहां पे देखो 57, यहां पे लिखा है 57, 67, 77। तो आपको याद रखना है ये कि जब पुरुष और महिला दोनों को शामिल कर दो तो हमारी जो साक्षरता दर हो जाती है वो 67 हो जाती है। ठीक, अब अगर जो केवल पुरुषों को देखा जाए तो पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा है, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है।
तो 57, 67 और 77 ऐसे आप याद कर लेना, क्योंकि सेम सेम लग रहे हैं, 10-10 का अंतर है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा ये चीज। अब देखते हैं कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या घटते क्रम में सबसे ज्यादा इलाहाबाद में, ठीक, अब प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और लखनऊ, ठीक। इस चार्ट को हम आगे देख लेते हैं, आगे वाले चार्ट में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहां चीजें लिखी हुई है। इन चार्ट में देखते हैं इसको, ये स्मरणीय तथ्य वाला आपके किताब से चार्ट लिया गया है, वहां पे ये चार्ट दे रखा है, उसी चार्ट को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्लास हमारी हो सकती है कि 10-15 मिनट की क्लास लंबी हो जाए, लेकिन आज हम जनगणना की चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, मैप आप हमेशा याद रखिएगा, मैप, आज हम जनगणना फिनिश कर लेंगे, लेकिन आप मैप से आप इन चीजों को देखते रहिएगा, कौन सा जिला कहां पे अवस्थित है, कैसे कैसे अवस्थित है, पहला आप हमेशा याद रखिएगा, सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर जो पहला पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा प्रयागराज, ठीक है, लेकिन उसके बाद 2-3 आप याद रखेंगे। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले तो महोबा, महोबा आप यहां पे लोकेट कर लीजिएगा कि महोबा कहां पे है, ठीक। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले, महिला, पुरुष, कुल जनसंख्या सब में कौन आगे है? प्रयागराज आगे है, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहां पे देखी गई? ये आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई। न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहां? न्यूनतम दशकीय वृद्धि देखी गई कानपुर नगर में, कानपुर नगर में न्यूनतम दशकीय वृद्धि। ये चार्ट जो 5 दे रखे हैं ना, 5 को आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से किताब में, ये वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब यहां मैं इस वजह से बता रहा हूं आपको कि पहला पहला यदि मैं आपको बता दूं ना, परीक्षा में पूछा जाएगा एक कि सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला। इस प्रश्न को इस वजह से अरेंज किया गया है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दे कि निम्नलिखित को दशकीय वृद्धि में घटते क्रम में अरेंज कीजिए, तो अरेंज करने के लिए इन प्रश्नों को ऐसे लिखा गया है। अन्यथा सीधे सीधे यहाँ पे प्रश्न था कि न्यूनतम जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहां देखी गई? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ठीक। न्यूनतम दशकीय वृद्धि कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व मैंने आपको बताया, जनघनत्व वही कि 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज्यादा कौन कौन से, मतलब कितने लोग निवास करते हैं, उसको आप देखिए। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत कबीर नगर, कानपुर। आप इसमें महत्वपूर्ण क्या है? गाजियाबाद, सर्वाधिक जनघनत्व कहां पे पाया जाता है? तो गाजियाबाद में। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से? तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले ललितपुर, ललितपुर वही क्षेत्र जहां पे यूरेनियम की एकमात्र खान पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि भी पाई गई। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती, श्रावस्ती वही जिला है भगवान बुद्ध से संबंधित, ठीक है। श्रावस्ती नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पे है? गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पाई जाती है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला यदि देखा जाए तो श्रावस्ती। अब श्रावस्ती कुल साक्षरता में भी न्यूनतम है, पुरुष साक्षरता में भी न्यूनतम है, ठीक है। हाँ, पुरुष साक्षरता में भी न्यूनतम है। और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक कौन है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक। सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में पाई जाती है। और न्यूनतम महिला साक्षरता, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम कुल साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, इन सब में कौन आगे है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब मैंने आपको बता दिया, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पाया गया? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। आप ऐसे अगर जो मैप में आपके दिमाग में आया मैप यूपी का, तो आप देखेंगे कि ये सारे जिले पूर्वी यूपी के हिस्से हैं। वहां पूर्वी यूपी में लिंगानुपात जो है वो अच्छा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में
न्यूनतम लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, मतलब 0 से 6 वर्ष आयु वर्ष के जो लोग हैं उनमें न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो कहां पे, तो न्यूनतम लिंगानुपात बलरामपुर में। ठीक है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, अब न्यूनतम शिशु जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो बलरामपुर में, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में अगर जो देखा जाए तो बलरामपुर में जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, जबकि न्यूनतम कहां पे है, न्यूनतम है बागपत में, बागपत। ठीक है, बागपत में न्यूनतम, बलरामपुर में पहला स्थान सबसे ज्यादा है। आप ऐसे याद रख सकते हो, दोनों का पहला अक्षर बा है, बा से बलरामपुर, बलरामपुर बड़ा है तो बलरामपुर में ज्यादा लिंगानुपात, बागपत छोटा है तो बागपत में न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है प्रयागराज में, प्रयागराज में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। इसके बाद आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। ठीक है, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। ठीक, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, अब जैसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले, अगर जो परसेंटेज में देखा जाए कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा ग्रामीण परसेंटेज कहां पे है, तो श्रावस्ती में। अगर जो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा ग्रामीण परसेंटेज है तो जाहिर सी बात है कि शहरीकरण यहां पे न्यूनतम होगा, जब ग्रामीण ज्यादा तो शहरीकरण कम। ठीक, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे न्यूनतम शहरीकरण कहां पे, श्रावस्ती में, सबसे अधिकतम ग्रामीण आबादी श्रावस्ती में। ठीक, न्यूनतम ग्रामीण परसेंटेज गाजियाबाद, न्यूनतम ग्रामीण परसेंटेज गाजियाबाद। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो औरैया, गांवों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पे हैं, औरैया में। ये फैक्चुअल चीज है, आपको इसको देखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। एक दो बार ये वाला, आज की क्लास जो है ना सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास अगर जो आप एक दो बार देख लेते हैं, 2 बार 3 बार देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगा के, तो आप ये समझ जाइए कि आपके कम से कम परीक्षा में जो 8 से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं उनमें से 2 से 3 प्रश्न आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले कौन से, तो इसमें श्रावस्ती नंबर 1 पर है, बहराइच नंबर 2 पे, बलरामपुर नंबर 3 पे, बदायूं और रामपुर। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले बलरामपुर। अब मैंने बताया ना बलरामपुर जो है शिशु लिंगानुपात में नंबर 1 है 0 से 6 आयु वर्ग में, और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में भी नंबर 1 है। ठीक है, ग्रामीण न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में। अब गाजियाबाद आगे आया था कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, तब जहां पे न्यूनतम ग्रामीण होगा वहां पे अधिकतम शहरी आबादी होगी, जहां पे अधिकतम शहरी आबादी होगी वहां पे न्यूनतम ग्रामीण आबादी होगी। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले श्रावस्ती, देखो वही चीज आगे जो फैक्ट आगे मैंने आपको बताया था। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले परसेंटेज अगर जो देखा जाए, प्रतिशत देखा जाए, तो परसेंटेज में भी गाजियाबाद, ये देखो सेम चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे। परसेंट जनसंख्या के मामले में जब ज्यादा है तो जाहिर सी बात है परसेंटेज में भी ठीक ठाक होगा। श्रावस्ती न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय परसेंटेज श्रावस्ती। ठीक, समझ में आ रहा है ना, लिंक कर पा रहे हो चीजों को, अगर जो लिंक कर पा रहे हो ना तो बहुत सही रास्ते पे आप जा रहे हो। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पे पाई जाती है, सीतापुर में पाई जाती है। ठीक, न्यूनतम अनुसूचित जाति कहां पे पाई जाती है, तो बागपत में न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है। अयोध्या और शामली ऐसे थे जहां पे अनुसूचित जनजाति नगण्य है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का परसेंटेज कहां पे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति है जो कौशाम्बी में, फिर सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बागपत, बागपत का नाम फिर से आ गया। बागपत में न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि न्यूनतम एससी भी पाए जाते हैं और न्यूनतम एसटी भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पे पाए जाते हैं, तो मैंने बताया था ना सबसे ज्यादा जनजातियों के प्रकार जो है वो भी सोनभद्र में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जनजातीय संख्या जो है वो भी सोनभद्र में है। बागपत में न्यूनतम जनजातीय परसेंटेज मतलब जनसंख्या भी बागपत में जो न्यूनतम जनजातीय संख्या, जनजातियों की संख्या भी न्यूनतम है बागपत में। अनुसूचित जातियों की संख्या भी न्यूनतम, अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी न्यूनतम। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय प्रतिशत वाले जिले अगर जो देखा जाए तो देखो जनसंख्या में भी सोनभद्र नंबर 1 पर है और परसेंटेज में भी सोनभद्र नंबर 1 पर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक साक्षर कहां पे, प्रयागराज, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आजमगढ़। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले, न्यूनतम साक्षर श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर। सर्वाधिक वाले याद रखो, सर्वाधिक और न्यूनतम, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक वैधानिक नगर कहां पे? तो सर्वाधिक वैधानिक नगर जो है वो बदायूं में, और न्यूनतम वैधानिक नगर जो है वो श्रावस्ती में। सर्वाधिक जनगणना नगर वाले जिले, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला जो कौन सा है? वाराणसी है। यहां पे टोटल 34 नगर है जो जनगणना में शामिल किए गए थे, 34 नगरों को शामिल किया गया था। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या, जो मलिन बस्तियां होती हैं जिनको स्लम बोला जाता, तो सर्वाधिक स्लम जनसंख्या कहां पे पाई जाएगी? तो सर्वाधिक जो स्लम जनसंख्या है वो मेरठ में अवस्थित है, मेरठ में पाई जाती है सर्वाधिक स्लम जनसंख्या। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। चीजों को आपने देखा, चीजों को आपने समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम ये क्लास फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आप लगाएंगे तो आधे घंटे में आपका क्लास रिपीट हो जाया करेगा। इस क्लास को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा। 2 से 3 सवाल इस जो आज की क्लास थी यहां से आना फिक्स है। ठीक है, हमारा जो कल का क्लास होगा वो एक रैपिड फायर क्लास होगा। जो चीजें अभी तक छूट रही हैं उन चीजों को लगभग 100 प्रश्न हम ऐसे लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आपकी वीपीओ के एग्जाम से। ठीक, कल की क्लास ऐसी होगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारी सारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्लासों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपके परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न आने हैं, ऐसे ही प्रश्न आने हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ क्लास को साझा करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक, और मैप को कंठस्थ कर लीजिए, मैप को अपने दिमाग में बसा लीजिए ताकि आपके कोई भी सवाल परीक्षा में गलत ना हो। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।